नव वर्ष की शुभकामनाएं बच्चों। नमस्कार। आज हम लोग नागार्जुन को पढ़ते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा था। नागार्जुन जी का जन्म का नाम अलग था और बाद में उन्हें नागार्जुन नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जन्म के समय उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म सन 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले में तरौनी नामक गांव में हुआ था। 1998 में इनका देहावसान हो गया। इन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख और मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं युगधारा, खून और शोले, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्न गर्भा, तुमने कहा था, प्रेत का बयान। काव्य संग्रह है ये। नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, जमनिया का बाबा इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1988 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया। इनको मध्य प्रदेश के कबीर तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी प्राप्त हुआ। इन्होंने प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी हैं, जिसमें से एक कविता है बादल को घिरते देखा है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उस स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। देखिए यहाँ कवि की कितनी सुंदर कल्पना है। अमल अर्थात मल रहित यानी स्वच्छ, धवल यानी सफेद, स्वच्छ सफेद गिरि के शिखरों पर, पहाड़ के चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। पहाड़ की चोटियों पर सफेदी क्यों है? क्योंकि पहाड़ की चोटियों पर ढेर सारी बर्फ है, जिसके कारण पहाड़ की चोटियां सफेद रंग से ढकी प्रतीत होती हैं। उन पर बादलों को घिरते हुए देखा है। बादल घिरते हुए कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे मोती, और उन मोतियों के रूप में ठंडे ठंडे ओस की बूंदें, तुहिन कणों यानी ओस की बूंदों को मानसरोवर जो झील है, कहते हैं कि कैलाश पर मानसरोवर नाम की एक झील है जिसमें स्वर्ण कमल होते हैं, ऐसा जनश्रुति है। तो बादल जो घिरते हैं उनमें जो छोटे छोटे मोती के कण जैसे ओस की बूंदें हैं, मानसरोवर के उन सोने की तरह चमकने वाले कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बादलों को घिरते देखा है पहाड़ की चोटी पर। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय मतलब ऊंचे हिमालय के कंधे, यानी उसके जो छोटे छोटे शिखर हैं, जो उनके छोटे छोटे मैदान हैं, उन पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, बहुत सारे सरोवर हैं, और उन जिनका पानी आकाश की परछाई के कारण नीला नीला दिखता है। जहाँ पर समतल प्रदेशों से या मैदानी प्रदेशों से आ करके गर्मी की उमस से व्याकुल जो पक्षीगण हैं, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, जो मीठे और तिक्त अर्थात कड़वे खाने की चीज़ों को खोजते हैं, ऐसे हंसों को तिरते यानी तैरते हुए उस नीले सरोवर के जल में देखा है। बादलों को घिरते देखा है। कवि का कहना है कि उसने बादलों को घिरते देखा है हिमालय के कंधों पर, जहाँ पर हिमालय के उस भाग कई सारे भागों में छोटी बड़ी झीलें हैं, जिन झीलों का पानी नीला है और उसमें
पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय, जहाँ पर मैदानी क्षेत्रों से आ करके बहुत सारे हंस अपने खाने की वस्तु ढूंढते हैं, और जिस हिमालय के कंधे के ऊपर बादल से घिरा हुआ आकाश है। यहाँ पर कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए बोलता है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। मतलब कि ऋतु बसंत का एक सुनहरा प्रभात था, धीमी धीमी हवा चल रही थी, अनिल अर्थात हवा, और प्रभात के समय उगने वाला जो सूर्य है उसको बाल सूर्य की उपमा दी है यहाँ पर। उसकी मुलायम किरणें थीं, मतलब जब सूर्य उगता है तो उसकी किरणों में गर्मी नहीं होती है, उसकी किरणें बड़ी मृदु लगती हैं, और इन मृदु किरणें पड़ने से जो पहाड़ के शिखर थे मानो सोने से मढ़ दिए गए हों, ऐसे लग रहे थे। उन शिखरों पर एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग ही रह जिनको रात बितानी होती। एक दूसरे से अलग होकर ऐसे पशु पक्षी थे जिनको एक दूसरे से अलग होकर ही सारी रात बितानी पड़ रही थी।